हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जतिन सर और आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 डील करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर द टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। देखो भाई, पी क्यू और आर एस ये तो मिरर है। ये जो साइन दिख रहा है ये मिरर का साइन है। ऐसा ही लिखना पड़ता है मैथ्स और साइंस में, बताना पड़ता है कि ये मिरर है। तो जो मिरर है ना, एक दूसरे के पैरेलल हमने रखा हुआ है। एन इंसिडेंट रे ए बी, देखो ये जो ए बी जो जा रही है ना मिरर से टकराने से पहले, उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये ए बी स्ट्राइक कहाँ कर रही है? पी क्यू मिरर पे। ये जो मिरर है ना इसका नाम है पी क्यू। कौन से पॉइंट पे कर रही है? बी पे कर रही है। तो ये बी पे क्या कर रही है? हिट कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। दी रिफ्लेक्टेड रे अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी। देखो स्ट्राइक करने के बाद क्या हो रहा है? ये रिफ्लेक्ट हो रही है। कहाँ पर हो रही है? बी सी में रिफ्लेक्ट हो रही है। फिर स्ट्राइक कहाँ हो रही है? सी पे हो रही है। फिर कहाँ से? तो इस पॉइंट के लिए ना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया वापस से, और इसके लिए क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड हो गया। ये क्लास 8 में आपने पढ़ाई होगा यार। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है? प्रूव करना है ए बी पैरेलल सी डी है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? आपके पास ऐसा दो डायग्राम दिया रहेगा। डायग्राम देने के बाद आपको करना क्या है? आपको नॉर्मल बनाना है। पढ़ाई होगी आपने क्लास 8 में। नॉर्मल बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पर ना एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है आपको परपेंडिकुलर। ठीक है, जिसको नॉर्मल कहा जाता है। देखो ट्रिक बताओ तो ये दिख रहा है जैसे नॉर्मल जैसे ऐसे ही आपको एक नॉर्मल बनाना है। ठीक है, अब देखो ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के इक्वल क्यों होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसको बोलते हैं बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा। वहां पर हम कहते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इसका मतलब ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, टकराने से पहले जो एंगल बनाता है ना वो ये है। ये ना टकराने के बाद जो ये एंगल होता है ना इसके बराबर होता है। अगर इसका नाम पांडु है तो इसका भी नाम पांडु ही होगा। ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ऐसा होता है। ये बात समझ में आ गई? देखो अब क्या हो रहा है हमारे पास, इस लॉ के वजह से ठीक है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो रहा है जिसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो रहा है जिसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ये कैसे हो रहा है पता चल गया ना? एंगल 1 2 के बराबर है और एंगल 3 4 के बराबर है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो, बी सी पैरेलल सी एफ। इसका मतलब क्या है समझो। बी सी ये है, सी एफ ये है। इसका मतलब ये है कि जो बी ई पैरेलल सी एफ है परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल ऑल्सो पैरेलल। इसका मतलब क्या होगा? देखो ये जो पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइन में जब हम एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, बना लिए पैरेलल लाइन में हमने क्या बनाया? एक परपेंडिकुलर बनाया। तो ये परपेंडिकुलर भी ना आपस के पैरेलल हो जाएंगे। देखो इसको अगर मैं बढ़ाऊं ऐसे, दिख रहा है पैरेलल लाइन? ये दोनों दिख रहे हैं। तो इसका मतलब यही था जो इतना खतरनाक लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या है वो बात है? देखो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के इक्वल हो गई और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गई। मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स एंगल 3 इक्वल्स एंगल 4। ये चारों एंगल ना आपस में इक्वल है। कैसे? 1 और 2 तो इक्वल है पता चल गया, 3 और 4 भी आपस में इक्वल है पता चल गया, लेकिन 2 3 के इक्वल कैसे है वो देखो। अपना डायग्राम कुछ ऐसा है। ठीक है, ये और ये, सिर्फ इस एंगल की बात करूं और इस एंगल की बात करूं, ये है ना पैरेलल लाइन, ये एंगल ये दिख रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल क्यों होगा? उसका रीजन रहेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके वजह से 2 एंगल जो है वो 3 एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो देखो जब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 है और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है, तो 1 2 के इक्वल हो गया, 2 3 के इक्वल हो गया और 3 4 के इक्वल हो गया। तो मैं ये लाइन लिख सकता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ गई? उसके बाद करना क्या है देखो, अब ये एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 कैसे आया वो देखो। डायग्राम अपना ऐसा है, मैं बोल सकता हूँ ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के वजह से है, इसके वजह से ऐसा लिख सकते हैं। तो ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये एंगल ना 2 हिस्सों में बटा हुआ है ऐसा। ये 1 2 है तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स एंगल 3 प्लस एंगल 4। बिल्कुल लिख सकते हैं ना अपन? ठीक है,
अब देखो एंगल 1 2 की बात करो, डायग्राम में देखो जो बुक का दिया हुआ है यहाँ पे, जब एंगल 1 और 2 की बात करें तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ए बी सी, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 2 की जगह एंगल ए बी सी आएगा। 3 4 की जगह क्या आएगा डी सी बी, 3 4 की जगह क्या आएगा एंगल डी सी बी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये एंगल इसके इक्वल है बोल रहे हैं, तो क्या होगा देखो ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो आपस में इक्वल कब होते हैं, जैसे मान लो ये पांडु है तो ये भी पांडु होगा, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये लाइन पैरेलल होगी तभी होंगे, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है इसका मतलब ये लाइन पैरेलल है। फिर से सुनो, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हो सकते हैं। दोनों तरीके से मैंने समझा दिया, ठीक है। तो जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो ए बी, इस एंगल का नाम क्या है, डायग्राम में देखो ए बी है, इस एंगल का नाम क्या है, मतलब इस साइड का नाम क्या है ए बी, और इसका क्या है सी डी, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, ये आ गया आपका आंसर। देखो अगर इसके बाद ये लाइन नहीं समझ आ रही है ना बॉस, क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है, छाप देना सीधा जा करके, कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।